नमस्कार। स्वागत है आपका मनी नाइन के इस खास एपिसोड में। खास इसलिए क्योंकि इस बार हम आपको बताने वाले हैं नोमुरा में एक मैटर सामने आ रहा है। वो मैटर कुछ ऐसा है जो आपने कुछ टाइम पहले इंडसइंड बैंक से जुड़ा भी नोटिस किया होगा। खबरें आई थी कि इंडसइंड बैंक में डेरिवेटिव के मामलों में कुछ हिसाब किताब गड़बड़ाया हुआ है और तकरीबन 2000 करोड़ का ये मामला था जब सामने आया। अब ऐसा सही कुछ मामला नोमुरा के साथ भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हुआ है, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मामला क्या है, इसको थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ दीजिए, क्योंकि पीछे जब इंडसइंड वाला मामला सामने आया था तो ये आम लोगों के लिए, निवेशकों के लिए, उनके लिए समझने वाली बात है। डेरिवेटिव के अंदर करीब 2000 करोड़ का हिसाब किताब, उनके अकाउंटिंग के अंदर ये हिसाब किताब जो है गड़बड़ाया हुआ था। तो नोमुरा में ऐसा मामला आना क्या दिखा रहा है और क्या कारण है ऐसा? वैसा सा ही मामला है ये, मतलब जैसा इंडसइंड बैंक की आप बात कर रहे हैं ना। और पता कैसे चला, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि अब नोमुरा होल्डिंग्स जो कि एक जापानीज़ कंपनी है, इन्होंने एक जांच इनिशिएट करी है। इनका जो इंडिया का फिक्स्ड इनकम बिजनेस है ना, उसमें इन्होंने जांच शुरू की है। और रेट्स डिवीज़न होता है। रेट्स डिवीज़न, आप पूछेंगे कि रेट्स डिवीज़न क्या होता है। रेट्स डिवीज़न वो होता है जो ज़्यादातर फीस तय करता है, या फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या रेट्स होते हैं, ज़्यादातर वो चीज़ें जो तय करता है ना डिवीज़न, वो रेट्स डिवीज़न होता है। रेट्स डिवीज़न का, फिक्स्ड इनकम बिजनेस का जो रेट्स डिवीज़न है, उसका जो मुनाफा है ना, उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है पिछले कुछ सालों में। इस चीज़ को लेकर जांच इनिशिएट की गई है। और स्पेशली जांच इस चीज़ को लेकर हो रही है कि स्ट्रिप्स के जो सौदे होते हैं ना, क्या उनको वैल्यू कैसे किया गया है। STRIPS, स्ट्रिप्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आ रहा है कि स्ट्रिप्स क्या होता है, तो वो मैं ये स्ट्रिप्स क्या है ना, स्ट्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको पूरा मामला समझ आएगा। आपको स्ट्रिप्स भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को करने का उद्देश्य भी यही था कि इंडसइंड के बाद फिर से ये मामला आ रहा है, और दूसरा आपको स्ट्रिप्स पता चले कि क्या होता है। जी। वैसे आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे ना, तो इंग्लिश में देखेंगे तो सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज। सुन लिया कुछ समझ नहीं आया। ये समझने के लिए अब आगे की कहानी। अब जो सरकारी सिक्योरिटीज होती हैं, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। भारतीय जो सरकारी सिक्योरिटीज होती हैं घरेलू, उनको अलग अलग कर दिया जाता है, उनको स्ट्रिप कर दिया जाता है। आप यूँ कह सकते हैं स्प्लिट कर दिया जाता है, स्प्लिट कर देते हैं, विभाजित। ठीक है। अब समझना बहुत मुश्किल है, मैं आपको थोड़ा आसान करके बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई भी बॉन्ड होता है ना जब, ठीक है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक कूपन। इक्विटी में जब आप पैसा लगाते हैं शेयरों में, तो आपको कोई ब्याज वाला पोर्शन नहीं होता, कैपिटल एप्रिसिएशन ही होता है आपका, कि 100 वाला शेयर लिया, 150 हो गया, 200 हो गया, 120 हो गया, उस पर आपका रिटर्न। कोई आपको ये नहीं बोलेगा, या आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मुझे कोई ब्याज आ जाए। जब आप बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं तो आप एक पैसा उधार देते हैं, राइट, जिसके बदले में आपको बॉन्ड, वो पेपर या फिर फिजिकल तो अब खत्म हो गए, चलो, कोई सिक्योरिटी या बॉन्ड आपको मिलता है, सरकारी बॉन्ड मिलता है, और उसमें जो ब्याज मिलता है ना, उसको कूपन बोलते हैं। तो एक आपका प्रिंसिपल, दूसरा आपका कूपन। तो कूपन और प्रिंसिपल पेमेंट्स जो होते हैं, रीपेमेंट, मतलब जो भुगतान आप करते हैं, जैसे आपने लोन लिया हुआ है, आपकी EMI में प्रिंसिपल भी जाता है, ये साथ में ब्याज वाला पोर्शन भी जाता है। तो अगर आप उस EMI में से, आपके सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल और ब्याज को अगर आप अलग अलग कर देंगे ना, इन दोनों को अलग अलग करके, आपकी EMI, मान लीजिए कोई सरकारी बॉन्ड है, सरकारी सिक्योरिटी है कोई, तो आपकी EMI में से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अगर आप स्प्लिट कर देंगे, इन दोनों को अलग अलग से ट्रेड करवाया जाता है, जिसको आप स्ट्रिप्स कहते हैं। स्ट्रिप्स कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपने ये समझ लिया ना, इनको ना जीरो कूपन बॉन्ड्स के रूप में ट्रेड करवाया जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपको कूपन, मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसमें, मैच्योरिटी भी, यानी कि जब उसकी म्याद खत्म हो जाएगी ना, तब आपको एक साथ मिलेगा। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड्स है। आगे इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ आएगा। मैं जीरो कूपन, हाँ, बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्यों आपको बता रहा हूँ। और लंबी अवधि के जो सरकारी बॉन्ड्स है ना, उसको स्प्लिट करके, ये जो स्ट्रिप किया जाता है, ये मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वाले पार्ट को स्प्लिट जब किया जाता है, उससे अनरियलिस्टिक गेन्स पॉसिबल है रोहित भाई। अनरियलिस्टिक, स्पेशली तब जब वो मार्केट इलिक्विड है, यानी उसमें ज़्यादा तरलता नहीं है, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, तो उसकी जो प्राइसिंग होती है ना, रेट्स डिवीजन की सिग्निफिकेंस कहाँ पे आएगी, जो कीमतें, जो रेट्स तय होते हैं ना, रेट्स डिवीजन तय करती है। तो इनके अंदर आते हैं स्ट्रिप्स, जिसमें सरकारी सिक्योरिटीज़ को स्प्लिट करके ट्रेड करवाया जाता है, बॉन्ड्स को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में स्प्लिट करके ट्रेड करवाया जाता है। इसके रेट्स तय करना रेट्स डिवीजन की जिम्मेदारी है। इन रेट्स के बेसिस पर आप अपना मुनाफा या नुकसान तय करते हैं।
तो क्या इन रेट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है जिससे इनको मुनाफे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है? इसी चीज़ को लेकर जांच शुरू हुई है। तो इलिक्विड जब सिक्योरिटीज़ होती है ना, जिसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, उसमें आपको गेंस अनरियलिस्टिक हो सकते हैं, और वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला भी। इसी चीज़ को लेकर जांच हो रही है। अब इनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनको ये चीज़ बोला गया है कि जो वैल्यूएशन होते हैं ना, इसके इंटरेस्ट वाला पार्ट और प्रिंसिपल वाला जो पार्ट है, इनके जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, इनकी जो प्राइसिंग है, जो वैल्यूएशन है, उसको लेकर बोला गया है कि आप जांच कीजिए। इनका जो बिजनेस है बेसिकली ये इंडिया के बिजनेस में गड़बड़ी का जो फिक्स्ड इनकम का बिजनेस है, जो फिक्स्ड इनकम वाला, वो हाँ। यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो ये जांच तो फिर काफी अहम हो जाती है सर। बिल्कुल अहम है, क्योंकि ये जो मैंने स्ट्रिप्स आपको समझाया ना, ये स्ट्रिप्स बहुत अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि ये अगर आप स्ट्रिप्स मार्केट देखेंगे ना, तो ये उसमें अगर आप नोमुरा की अहमियत देखेंगे ना, तो नोमुरा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर, मतलब अहम भूमिका है इनकी, बड़े खिलाड़ियों में से एक है ये। और ये जो सेगमेंट है ना स्ट्रिप्स वाला, ये एक नीश सेगमेंट है, प्रीमियम है, एक अलग आला सेगमेंट है ये। और इनफैक्ट आप इसका साइज देखेंगे ना, तो 1.3 लाख करोड़ डॉलर का सॉवरन डेट मार्केट का ये देखा जाए जो एक बड़ा सेगमेंट है ये वाला स्ट्रिप्स वाला जो सेगमेंट है। और प्रीमियम होने के साथ साथ, अलग होने के साथ साथ, इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हाई ग्रोथ सेगमेंट है। मतलब वॉल्यूम्स में आगे आपको आंकड़े भी बताता हूँ इससे आपको पता चलेगा कि क्यों ये जांच जो शुरू हुई है क्यों अहम है। ऐसे बहुत कुछ चलता रहता है, थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। अब नमूरा ने ये जो जांच इनिशिएट करी है, इसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इससे आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एक तो नीश सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट है, उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत तेज़ी से होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से जाँच की गई ना इनिशिएट, ये सेगमेंट क्योंकि नीश सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट है, इसको लेकर कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा रेस होने लगे हैं। ये सेगमेंट अगर आप देखेंगे ना, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो होती है ना, उसके लिए बड़ा हाईलाइट एक केंद्र बिंदु बन गया है ये। स्पेशली जो रिपोर्टेड प्रॉफिट बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं ना, वो जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उसके लिए ये काफ़ी हाईलाइट बन गया, और वहीं से तो जांच शुरू हुई है। और ये जो सेगमेंट है, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम सेगमेंट है, यही जो सेगमेंट है ना, ये केंद्र बिंदु बन गया है रिपोर्टेड प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाली जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उसके लिहाज से। थोड़ा समझ आ रहा है मामला? बिल्कुल समझ आ रहा है सर, अभी तो समझ आ रहा है। थोड़ा टीडियस है मामला, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई समझेंगे ना इसकी, तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, और क्यों नमूरा ने इसको इनिशिएट किया, और क्यों इसको मामले को इतनी ज़्यादा तूल या फिर तवज्जो दी जा रही है। कहाँ हो रहा है वो समझने वाली बात है। सर, जिस चीज का आप इतना जिक्र कर रहे हैं, आई मीन ये स्ट्रिप जो है, इसकी अहमियत थोड़ा समझाएं। अहमियत समझिए, जैसे मैंने कहा प्रीमियम सेगमेंट है, आला सेगमेंट है, ये अलग है सेगमेंट, हाई ग्रोथ सेगमेंट है। और नंबर्स में समझिए अब इसको कि इसकी अहमियत क्या है। मार्च 2025 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें जो वॉल्यूम है ना, वो बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया, 28 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब ये 2.5 लाख करोड़ बड़ा नहीं है, बड़ा ये है कि पिछले 5 साल में सेगमेंट 6 गुना हो चुका है। वॉल्यूम्स की मैं अगर बात करूं, ये 2.5 लाख करोड़ जो बढ़कर आया ना नंबर, पिछले 5 साल में ये साइज 6 गुना हो गया। तो उससे आप समझिए कि कितना हाई ग्रोथ सेगमेंट है। और यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब वो हाँ। और स्पेशली इस सेगमेंट में पता क्या होता है, इस सेगमेंट में अब हमारे आपके तो समझ से बाहर है ये, मैं जितना बोल पा रहा हूँ शायद आपको समझ भी नहीं आ रहा हूँ, बोले पता नहीं क्या ही बोले जा रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, स्पेशली जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना, वो इसमें ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, उनकी जो डिमांड है ना, वो काफ़ी इंक्रीज हुई। अब वॉल्यूम कहीं से तो बढ़ा है ना, कोई तो कर ही रहा है। अब मेरे आपके जैसे, हमने तो बॉन्ड मार्केट पे एक शो भी किया था कि बॉन्ड मार्केट में कोई ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं करता, कोई ज़्यादा, और वो शो देखता भी नहीं कोई। भाई, बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं किसी को, कोई ध्यान नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई डाइवर्सिफिकेशन का मतलब किसी को नहीं चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई हो सकता है, बैलेंस कैसे हो सकता है। लोगों को बस स्टॉक मार्केट दिमाग में। तो आप अगर थोड़ा अपने चक्षु खोलना चाहते हैं, उसको भी देखिए एक बार, और इससे आपको पता चलेगा कि बॉन्ड मार्केट में कैसे खेल हो रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जिस वजह से ये वॉल्यूम बढ़े हैं। और इंश्योरेंस कंपनियों को ना जीरो कूपन बॉन्ड बहुत पसंद होते हैं। क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि इनके जो कैश फ्लोज होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट्स में जो उतार चढ़ाव होता है, उसकी वजह से इनके कैश फ्लोज पे कोई इम्पैक्ट ना आए, इस वजह से ही जीरो कूपन बॉन्ड्स में ट्रेड करते हैं या फिर उनको पसंद करते हैं। मैंने क्या कहा था, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये वो वाले स्ट्रिप्स में जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं जिनको हर पेमेंट पे या हर महीने या जो भी ड्यूरेशन है, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, वो पेमेंट्स नहीं मिलते हैं कूपन के, यानी ब्याज नहीं मिलता है। हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी कि लास्ट में जाके मिलता है, जब आपकी मैच्योरिटी खत्म हो जाती है।
इसलिए इनको पसंद है कि इनकी रेट्स फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड पे हर क्वार्टर पे, हर महीने या हर छमाही पे तो आपको ब्याज नहीं मिलना, इसीलिए इनको ये रेट्स पसंद, ये वाले कूपन जीरो कूपन बॉन्ड्स पसंद है इंश्योरेंस कंपनियों को। इसीलिए इसमें ट्रेड करते हैं, इसमें अपनी पोजीशंस बनाते हैं अपने कैश फ्लोज को हेज करने के लिए, बेसिकली फ्लक्चुएशंस को दरकिनार करने के लिए। इसी वजह से जो वॉल्यूम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं आपको इसमें। सर इसमें खेल कर कौन रहा होगा, ये बड़ा सवाल है वैसे। हालांकि अभी क्योंकि जांच चल रही है, जाहिर है, तो वो जब सामने आएगा तब एग्जैक्टली पता चलेगा। पर ये सर थोड़ा जांच का बताइए, कब शुरू हुई, क्या कुछ है? 1 महीने के आसपास हो गया रोहित भाई इस जांच को शुरू हुए, लेकिन ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आती हैं तो थोड़ा हम भी बताने में लेट हो गए इस चीज़ को। तो इनका जो कंप्लायंस यूनिट है ना, उसने ये इनिशिएट किया है ये प्रोब या फिर जांच, स्पेशली वैल्यूएशन, जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइसिंग कैसे की गई, प्रिंसिपल और कूपन पेमेंट वाला जो पार्ट है दोनों, जिसको स्प्लिट करके बनाया जाता है। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और वैल्यूएशन, इस चीज़ को लेकर ये कंप्लायंस यूनिट की ओर से ये जांच शुरू की गई। अब जांच है किस चीज़ को लेकर, स्पेशली अगर आप देखेंगे, क्या ट्रेडिंग डेस्क ने जो इन बॉन्ड्स को ट्रेड करते हैं, उन्होंने सैद्धांतिक यानी कि आप कह लीजिए कि जो आइडियलिस्टिक या वैसी जो प्राइसिंग होती है, क्या उस पर अपनी पोजीशन मार्क कर ली? जो आइडियल प्राइसिंग होती है या फिर थ्योरेटिकल प्राइसिंग, अगर सही वर्ड आपको बताऊं, थ्योरेटिकल प्राइसिंग पर क्या इन्होंने अपनी पोजीशंस को मार्क कर लिया? मार्क टू मार्केट का ही पूरा खेल है। आपका 100 रुपये वाला बॉन्ड आज कितने का होगा, उसको आपने कहाँ पे मार्क किया, उसी के बेसिस पे तो आप बताएंगे ना। अब आपने एक, मान लीजिए कोई एक शेयर ले रखा है, शेयरों से समझाता हूँ कि आपको समझ आएगा। 100 रुपये का, हाँ 100 रुपये का एक शेयर ले रखा है, आपने कहा कि मैं इसे 10 साल रखूँगा, ठीक है। अब 10 साल जब बीतेंगे तो उसमें हर बार 4 क्वार्टर्स आएंगे, यानी कि 40 क्वार्टर हो गए। और हर क्वार्टर के एंड पे आपका ब्रोकिंग हाउस या जिस पे भी आप, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपका वो अकाउंट है, वो आपको अपनी पोजीशन का कुछ तो प्रॉफिट लॉस करके देता है, भले ही नोशनली सही। आपको बताता है ना कि 100 रुपये वाला आपने लिया हुआ है और ये 120 पर आ गया, तो आपको ये तो बताएगा आपका 20% का प्रॉफिट है। तो कहीं तो वो पोजीशन खत्म होगी, मार्क होगी आके। एग्जैक्टली। मान लीजिए ये जो क्वार्टर बीता, अभी मान लीजिए जो सितंबर में एंड हुआ, तो 30 सितंबर को मान लीजिए तिमाही खत्म हुई। 30 का ही होता है ना सितंबर का महीना, हाँ 30 का ही होता है। तो 30 सितंबर को मान लीजिए आपकी वो वहाँ तक आपकी पोजीशन आपको बता रहा है कि आपका 20% का गेन है। तो कहीं तो आके वो मार्क किया उसने, कहाँ आके मार्क किया? किसी दिन या किसी महीने के एंड पर। कभी तो ये भी क्वार्टरली नंबर्स पे अपने रिपोर्ट करते हैं, आगे आएंगे वो चीज़ भी। तो एक समय पर आके उन्होंने जब उस चीज़ को बताया है कि हाँ हमने एक पोजीशन ले रखी है, तो एक जो बॉन्ड है उसकी कीमत हमने मान लीजिए 100 का लिया, वो 120 पर आ गया। तो वो जो 120 वाला प्राइस है ना, ये शेयर नहीं है कि सामने स्क्रीन पर आपको भाव दिख रहा है एक्सचेंज पर ट्रेड होता हुआ। इलिक्विड सिक्योरिटीज़ हैं, कम लोग ट्रेड करते हैं, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो आपने जब मार्क टू मार्केट किया ना कि 100 वाला लिया हुआ सितंबर के एंड पर आके कहाँ आके रुका है, कौन सी कीमत लिया आपने, प्राइस कौन सा लिया? थ्योरेटिकल लिया। भाई सामने बॉन्ड्स ट्रेड तो हो नहीं रहे, प्राइस तो अवेलेबल है नहीं, इलिक्विड मार्केट है। तो आपने क्या उसमें थ्योरेटिकल प्राइस लेके तो नहीं कैलकुलेशन कर दिया, जिससे आपके अनरियलाइज्ड कुछ गेन्स हो गए, या फिर जो आपने मुनाफा रिपोर्ट किया है वो बढ़ा चढ़ा कर दिख गया। इसी चीज़ को लेकर जांच शुरू हुई थी। यही मेन कोर है, इसीलिए वैल्यूएशन की जांच हो रही है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की जांच हो रही है कि आपने पहले तो कीमत गलत ले ली, फिर उसे दिखाया कैसे, वैल्यूएशन क्या ले ली और अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या फॉलो करी आपने। इसीलिए स्ट्रिप्स हाईलाइट होके आ रहा है सामने, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु हाईलाइट बन के खड़ा हुआ है सामने। तो अगर आप थ्योरेटिकल कीमतें लेते हैं तो वो क्या करती है ना, जो एक्चुअल लिक्विडिटी वाली जो मार्केट होती है, जब लिक्विड होता है मार्केट, जब सही प्राइसिंग सामने आती है, वो वाले प्राइसेस रिफ्लेक्ट नहीं करती है। इस तरह से आपको जो मुनाफा है ना, बढ़ा चढ़ा कर दिखाने में मदद मिल जाती है, और इसी चीज़ को नमूरा जांचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ गड़बड़ी है सर, इसमें कुछ कोई नाम कुछ ऐसा स्पेसिफिक आया? हाँ आए है ना, ऑब्वियसली बात है, जब ऐसा कुछ होगा तो बड़े बड़े अधिकारी तो फिर उनको तो इसकी आंच लगेगी ना। इनके जो हेड हैं, एमडी हैं फिक्स्ड इनकम बिजनेस के नमूरा के इंडिया के, उज्जवल कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा ही दे दिया। 13 नवंबर को ये हुआ था। मैंने बोला नहीं, थोड़ी रिपोर्टिंग लेट आती है सामने, क्योंकि लिस्टेड कंपनियां नहीं है ये, इनके ऊपर कोई उस तरीके से वो प्रेशर नहीं है कि डिस्क्लोजर्स देने हैं। तो उन्होंने 13 नवंबर को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। चल रहा है मामला, ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ हो रहा है, हो रहा है। तो
फिलहाल ये मामला जो है इस्तीफे तक तो पहुंच गया है, लेकिन सर ये जांच इनके हिसाब से अब जो है शुरू जो हुई है उसका थोड़ा हिसाब किताब बताइए। शुरू कहाँ से हुई? अब यहाँ पे आता है नंबर्स का खेल, जो मैं आपको कह रहा था ना कि मार्क टू मार्केट, कहाँ आके आपने मार्क किया, क्या प्राइसिंग पे मार्क किया, फिर उसे दिखाने के लिए आपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या यूज़ करी, पता कैसे चला, इनिशिएट कहाँ से हुई। सितंबर तिमाही से शुरू हुआ जो इन्होंने नंबर्स, भाई लिस्टेड कंपनियां चारों क्वार्टर में नंबर दे देती हैं, नंबर्स तो ये भी देती है, भले आरओसी को दे या किसी को भी दे, लिस्टेड कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करती है नंबर्स तो बनाएंगी ना अपने हर क्वार्टर में। तो क्वार्टरली जब नंबर आया ना इस बार नोमुरा होल्डिंग्स का जो फिक्स्ड इनकम बिजनेस का, उसका आ गया घाटा 19.5 करोड़ रुपए का। सितंबर तिमाही का नंबर आ गया 19.5 करोड़ रुपए का घाटा। और पिछले साल की समान अवधि यानी कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में इनको 66.7 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। तो मुनाफे से घाटे में आ गए तो किसी के भी भाई दिमाग में आएगा कि ऐसा क्या हो गया भाई। तो वहीं से शुरू हुआ मामला। और क्यों हुआ? सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स या फिर कोई भी ऐसे जो इक्विटी हुआ या बाकी फॉर्म हुए, सिक्योरिटीज, अब चूंकि ये फिक्स इनकम है तो फिर तो उसमें तो बॉन्ड्स ही ज़्यादा करके आएंगे ना, तो सिक्योरिटीज और उसके साथ साथ डेरिवेटिव सौदों पर जो एमटीएम नुकसान हुआ, मार्क टू मार्केट, मैंने इसीलिए आपको मार्क टू मार्केट समझाया कि 100 वाला लिया हुआ कहाँ पे मार्क किया, आके कहाँ आके बैठ गया आपका, वो 100 वाला 80 हो गया तो 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो मार्क टू मार्केट गेन और मार्क टू मार्केट लॉस दोनों होते हैं। इसीलिए जब डेरिवेटिव सौदों में आप पोजीशन लेते हैं ना, 100 वाली चीज़ आपको 10 पे मिल जाती है, लेकिन 100 वाला 80 पे आ गया तो वो 20 रुपये का दो मार्जिन जो आपका 2 रुपये है वो तो आपका ब्रोकर मांगेगा ना। अगर मान लो 10% के मार्जिन पर आपको चीज़ मिलती है, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल 100 वाला डेरिवेटिव्स का सौदा 10% के मार्जिन पे, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मेरे नंबर को पकड़िएगा मत, 100 वाला डेरिवेटिव्स का सौदा आपको एफएनओ में इंडिया में 10 रुपये में मिल जाता है, सौदा खड़ा हो जाता है क्योंकि मार्जिन पे ट्रेड होता है। अब वो 100 वाला 120 हुआ तो आपके 20 रुपये बन रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वो 100 वाला 80 हो गया तो फिर तो 20 रुपये चले गए ना, 20 रुपये का 2 रुपये का मार्जिन तो आ जाएगा आपको कि हाँ जमा कीजिए। वो जो मार्क टू मार्केट लॉस है ना, एक तो वो डेरिवेटिव सौदों पे और सिक्योरिटीज पे, दोनों पे एमटीएम मार्क टू मार्केट जिसे कहते हैं, उसकी वजह से इनको घाटा हुआ। और वहीं से नोमुरा की बत्ती जली कि हाँ कुछ तो दिक्कत है। और हुआ कैसे देखिए, इन नंबर्स रिव्यू तो होते हैं बोर्ड में, सामने तो नहीं आते ना क्योंकि लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो कुमार के इस्तीफे से 2 दिन पहले ही 13 नवंबर को मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया, उससे पहले यानी कि 11 नवंबर को उन्होंने बोर्ड मिला था नंबर्स को रिव्यू करने के लिए। जैसे नंबर्स 14-15 नवंबर तक सारी कंपनियों के नंबर्स आते हैं ना इंडियन मार्केट्स में, 1.5 महीने का समय होता है सितंबर तिमाही बीतने के बाद। इन्होंने भी 11 नवंबर को अपनी मीटिंग करी और नंबर्स रिव्यू किए, उस पर साइन ये उज्जवल कुमार जी के ही हुए थे। अच्छा, भाई हेड वो हैं तो वही साइन करेंगे ना। और 2 दिन बाद इस्तीफा आ गया। साइन करते ही इस्तीफे का मन नहीं बनाया होगा, पहले ही बना के बैठे थे वो। और जून 2023 में ज्वाइन किया था उन्होंने नोमुरा का फिक्स इनकम। उससे पहले 12 साल तक आई थिंक ये क्रेडिट स्विस में थे, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल बताता है। तो खेल कुछ कुछ समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो आपको हमने खबर भी बताने की कोशिश करी, उसमें ये भी बताने की कोशिश करी कि स्ट्रिप्स क्या होता है, रेट्स डिवीजन क्या होता है और बॉन्ड मार्केट में क्या चल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको बॉन्ड मार्केट में, बॉन्ड मार्केट है क्या, बॉन्ड मार्केट में चल क्या रहा है वो बताने की कोशिश करें। खबरें तो आपको बतानी ही है कि अपडेट रखना ही है आपको क्या क्या चल रहा है, तो दोनों तरह से आपको अपडेट देने की कोशिश। इस वीडियो का पर्पस ही यही था कि बॉन्ड मार्केट भी जो खबर है, इंडसइंड बैंक जैसा एक मामला और आ रहा है, और स्ट्रिप्स रेट डिवीजन क्या होता है, रेट्स डिवीजन वो भी आपको पता चलता है। एग्जैक्टली, मार्क टू मार्केट भी पता चला होगा शायद। हाँ, वो भी समझ आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो कुल मिलाकर नोमुरा जो है इस मामले में अब फिलहाल अपना कह सकते हैं दाव चल चुका है इस चीज़ को लेके कि पता चले कि आखिर मामला कहाँ गड़बड़ाया हुआ है। फिलहाल इस्तीफा तो हो चुका है उज्जवल कुमार जी का, लेकिन आगे क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और जैसे ही पता चलता है जाहिर है हम आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे नए मुद्दे के साथ एज यूजुअल। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।